हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे 10 से 11 से 12 सितंबर का करंट अफेयर। एंड इसके पहले जो भी करंट अफेयर की क्लासेस हैं वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं। और धीरे धीरे अभी हम लोग कुछ दिन पीछे हैं, लगभग एक हफ्ते पीछे हैं, तो धीरे धीरे करके हम लोग एक दिन में दो दो तीन तीन दिन का करंट अफेयर पूरे मंथ का कवर करेंगे। और ये जो क्लास रहेंगी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो एग्जाम में आना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11-12 तारीख का करंट अफेयर, 11 से 12 सितंबर का करंट अफेयर, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले इस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाल ही में जीएसटी की 54वीं बैठक होती है। ठीक है, जीएसटी की 54वीं बैठक होती है और ये कहाँ पर होती है? ठीक है, जीएसटी की 54वीं जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की जा रही है, इसी पे क्वेश्चन है। जीएसटी को कितने टैक्स स्लैब में बांटा गया है? 5 टैक्स स्लैब में बांटा गया है ना। और इसके पहले मैंने बताया था कि कैंसर की दवा पर कितना परसेंट जीएसटी लग रहा था? कैंसर की दवा पर लग रहा था 12% जीएसटी। ठीक है, कैंसर की दवाओं पर जो जीएसटी है लग रही थी कितनी? 12%। और इसे घटाकर अब की बैठक में कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। इसी तरीके से और भी चीजों का रेट घटाया और बढ़ाया गया है। ठीक है, बातें मत करो मिस्टर, नहीं आवाज। ठीक है, इसी के साथ और भी चीजों का रेट बढ़ाने के लिए और सरकार घटाने के लिए भी बोला गया। ठीक है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री की स्थापना भी किया जाता है, इसी है ना, इसी बैठक में किया जाता है। और ये जो बैठक होती है कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में की जाती है ना। कहाँ पर किया जाता है? नई दिल्ली में इस बैठक को किया जाता है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि जो जीवन बीमा उत्पाद है ना, जो बीमा वगैरह है, स्वास्थ्य बीमा वगैरह होता है, इस पर भी टैक्स लगता है ना। इस पर भी टैक्स लगता है। पूछा जा रहा है कि इस पर कितना परसेंट टैक्स इस बार फिक्स किया गया है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता है कि जो टैक्स है जीएसटी का, जो टैक्स स्लैब है 5 टैक्स स्लैब है ना। अभी यूपीपी के पेपर में पूछा गया था जीएसटी को कितने टैक्स स्लैब में बांटा गया है ना। अभी यूपीपी का जो अगस्त में पेपर होता है इसमें पूछा गया है जीएसटी को कितने टैक्स स्लैब में बांटा गया है? 5% में। ठीक है, 5 टैक्स स्लैब में बांटा गया, 0%, 5%, 12% और 18%। और कितने परसेंट में? 1 2 3 4, अभी एक और है बचा है 28%। ठीक है, तो टोटल 5 टैक्स स्लैब में बांटा गया है। और इन 5 जो टैक्स स्लैब है ये सारी वस्तुओं पे, अलग अलग वस्तुओं पे लगता है ना। तो जो ये स्वास्थ्य बीमा है इस पर जो टैक्स है इस बार की बैठक में 18% फिक्स किया गया है। ठीक है, कितना परसेंट? 18% फिक्स किया गया है। आज हम लोग जीएसटी के बारे में सारी चीज डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि जीएसटी आखिर जीएसटी से क्वेश्चन कितना पूछ सकता है। ठीक है, जीएसटी से क्वेश्चन कितना पूछ सकता है। तो यहाँ पर लिखा है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी लिखा है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स होता है ना। क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स होता है। और ये एक प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है? ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमसे डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, इनडायरेक्ट लिया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो हमसे डायरेक्टली लिया जाता है, जैसे जो हमारी इनकम पे लगता है ना, जो हमारी इनकम पे लगता है, डायरेक्ट हमारी इनकम से काट लिया जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट रूप से होता है। जैसे सपोज दैट हम कोई मोबाइल खरीदेंगे है ना, तो मोबाइल पे सरकार जो मोबाइल बनाती है उनसे ले लेगी। ठीक है, फिर वो जो मोबाइल बनाने वाला है वो आपसे टैक्स में इंक्लूड करके लेगा ना। तो सरकार आपसे डायरेक्ट टैक्स ले रही है? नहीं ले रही है ना, सरकार इनडायरेक्ट रूप से ले रही है ना। आप जो सामान खरीद रहे हो उसको जो कंपनी खरीद बना रही है सरकार उस कंपनी से ले रही है, और वो जो कंपनी है वो आपसे ले रही है हाँ। तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है जब सरकार हमसे डायरेक्टली टैक्स ना ले। ठीक है, डायरेक्टली ना ले तो उसे इनडायरेक्ट बोला जाता है। और जब सरकार डायरेक्टली हमसे टैक्स लेती है जो हमारी इनकम पे लगता है ना, और एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो लगती है वो सब डायरेक्ट टैक्स में आ जाती है। ठीक है, तो जो जीएसटी है सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस होता है कब? 2016 में है ना। इसके पहले भी सर्वप्रथम कहाँ पर लगता है जीएसटी? सर्वप्रथम किस देश में लगता है? फ्रांस में लगता है। ठीक है, ये जो टैक्स है सर्वप्रथम किस देश में लगाया जाता है? फ्रांस में लगाया जाता है ना। हमारे यहाँ 2016 में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा से तो पास हो जाता है, राज्यसभा से नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन फिर दोबारा इस बिल को लाया जाता है और फाइनली 2017 में, ठीक है, फाइनली 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, कब लागू किया जाता है? 1 जुलाई 2017 को फाइनली से लागू कर दिया जाता है ना। और ये भी पूछा जाता है जीएसटी का वर्णन कहीं हमारे संविधान में लिखा होता है। तो आर्टिकल 279, ठीक है, आर्टिकल 279 का क्लॉज ए में
जीएसटी के बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक है, किसके बारे में? जीएसटी के बारे में वर्णन कहां पर है? आर्टिकल 279 का क्लॉज ए में दिया गया है। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं कि जीएसटी जो टैक्स है किसकी सिफारिश पर लाया गया था, है ना। समिति पूछी जाती है कि किसकी सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, विवेक, है ना। कौन सी समिति है? कौन सी समिति है? विवेक समिति का नाम बताओ। एक अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में लगभग 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें एंड फादर ऑफ जीएसटी भी बोला जाता है, मतलब फाउंडर ऑफ जीएसटी भी बोला जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है इन्हीं के नेतृत्व में विजय केलकर समिति, ठीक है, अटल बिहारी जो वाजपेयी है इन्हीं के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाती है, विवेक एंड अभी हमने क्या बताया, विजय केलकर, विवेक नहीं विजय केलकर समिति। ठीक है, एंड विजय केलकर जो समिति है इसी के सिफारिश पर इस जीएसटी को क्या कर दिया जाता है, लागू किया जाता है या फिर लाया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये हमारे संविधान में पूर्णतः कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन होता है? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है ना। और ये कब दिया जाता है? ये डेट दिया है ना, 101वें नंबर का संविधान संशोधन होता है और लागू कब किया जाता है? 2017 में। तो यहाँ पर मैंने जीएसटी के बारे में सारी चीजें बता दिया जो भी पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। तो आप लोग अगर इसे नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन जल्दी से कर लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट तो कर नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि सुनते रहते स्टोरी, है ना, लिखते चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास फिर ओवर लॉन्ग हो जाएगी ना। चलो अभी हम लोग इसे लिख लेना, अभी लेटर में आएगी तो, है ना। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया जीवन बीमा, जो भी चीजें होती है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी पॉलिसी चलती रहती है ना, तो उसमें भी टैक्स वगैरह लगता है। और ये जो 54वीं बैठक ये कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में होती है ना। कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में ये बैठक की जाती है। ठीक है, चलो, और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करती है? अध्यक्षता, इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, वही जीएसटी के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो अध्यक्षता हमारी जो निर्मला सीतारमण है इन्होंने ही किया, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, निर्मला सीता जो रमण है यही क्या करती हैं? हर साल जीएसटी की अध्यक्षता करती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कब लागू किया गया था, क्या किया गया था, सब सारी चीजें हमने बता दिया। ठीक है, और उसके बाद ये 21 आर्टिकल में, आर्टिकल 279 के क्लॉज ए में जीएसटी के बारे में वर्णन है ना। और इसमें कुछ चीजें हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स होता है। कितने स्लैब में बांटा गया है? 5 स्लैब में बांटा गया है, अभी हमने जस्ट बताया, है ना। और इस बार की जो बैठक है इसमें कार की जो सीटें वगैरह है वो सब क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। और क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री की स्थापना किया जाएगा ना। और जीएसटी की जो बैठक होती है दिल्ली में ना होकर और भी जगहों पर कराया जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो उड़ीसा की एक योजना है। उड़ीसा की एक योजना है जिसमें सरकार महिलाओं को, है ना, 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं इनको 5 साल में 50,000 रुपए देगी। ठीक है, उस योजना का क्या नाम है? अभी हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तो इस योजना का अनावरण किया था। ठीक है, इस योजना का नाम है सुभद्रा योजना। ठीक है, क्या नाम है? सुभद्रा योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत हमारी जो उड़ीसा की सरकार है वो क्या करेगी? 50,000 रुपए। ठीक है, कितना हजार रुपए? 21, 22, 17, 1000, 10,000, 50,000 रुपए कितने साल में देगी? 5 साल में देगी, है ना। कितने साल में देगी? 5 साल में देगी। किसको देगी? महिलाओं को देगी, है ना, महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष की महिलाओं को? 21 वर्ष से 60 वर्ष की, 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को क्या दिया जाएगा? 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग जानते हो कि एंड एक योजना और चलती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत भी क्या किए जाते हैं? 12,000 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं ना। कितने दिए जाते हैं? 12,000 नहीं 6,000 दिए जाते हैं ना। कितने जाते हैं? 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हाँ, यहाँ नहीं बढ़ी है और किसी राज्यों में बढ़ी है। ठीक है, और देखो सरकार, केंद्र सरकार नहीं बढ़ाती है, इसमें राज्य इंक्लूड करते हैं और कोई योजना चला किसी में शामिल कर देंगे। ठीक है, कि आप 6,000 दे रहे हो, 6,000 हम देंगे, कितना हजार हो गया? 12,000 ना। तो जो राज्य होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं? उसमें शामिल कर सकती है। जैसे एक है प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना जो है ना, कुछ समय पहले राजस्थान क्या करती है, जो इंदिरा योजना चलती है उसके तहत क्या करती है? कुछ पैसे ऐड कर देती है। 5 लाख रुपए का बीमा मिलता था, 5 लाख वो और ऐड कर दिया, है ना। कितना हो गया टोटल? 10 लाख। हाँ, तो राज्य सरकार भी क्या करती है? ऐड कर देती है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में सुभद्रा योजना का क्या किया है? उद्घाटन किया। ये किस सरकार की योजना? किस राज्य सरकार की? उड़ीसा राज्य सरकार की। ठीक है, और हाल ही में उड़ीसा में चुनाव होता है और यहाँ पर एक सीएम बनते हैं, उनका नाम आपको बताना है। क्या नाम है? क्या मोहन यादव नाम है? क्या नाम है बताओ?
मांझी जी नाम है, ठीक है, मोहन चरण मांझी नाम है, ठीक है। हाल ही में यहाँ पर चुनाव होता है और यहाँ के जो नए सीएम बनते हैं, कौन बनते हैं? मोहन चरण मांझी जी बनते हैं, जो कि किस पार्टी से सरकार है? बीजेपी से, है ना, किससे हैं? बीजेपी से है, ठीक है। अब आगे चले हम लोग, ये क्वेश्चन भी होता है डिस्कस, ठीक है, इस योजना का क्या उद्देश्य है और उसके बाद ये योजना में क्या क्या फीचर्स है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा में आपको पता है हमारे भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील भी स्थित है, ठीक है। चिल्का जो झील है, चिल्का जो झील है वो कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है, जो कि एक खारे पानी की झील है ना। चले आगे, चलो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दिया 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को क्या किया जाएगा? 50,000 रुपए दिए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से। कौन बताएगा डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीबीटी, डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले ये सिस्टम नहीं था तो क्या होता था, योजना तो चल जाती थी लेकिन पैसे पहुंचते पहुंचते पता लगा 1,000 रुपए सरकार ने दिए तो जो लाभार्थी है उसके पास 100 रुपए ही पहुंचता था ना, बीच में खा जाते थे। लेकिन सरकार ने जनधन योजना 2024 में क्या करती है? विश्व की सबसे बड़ी खाता खोलने की योजना, जीरो रुपए कॉस्ट है ना, जो 0 रुपए का खाता, 0 बैलेंस का खाता होता है वो खोलती है ना। और ये विश्व की सबसे बड़ी योजना होती है जिसके तहत बहुत खाता खोले जाते हैं, जिसे बोला जाता है जनधन योजना बोला जाता है। 2014 में सरकार इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसके तहत डीबीटी सिस्टम लाया गया और जो भी सरकार योजना करती है और जो भी लाभार्थी होता है, ठीक है, लाभार्थी कौन है? हम लोग लाभार्थी हैं, ठीक है। सरकार कोई योजना करती है तो सरकार डीबीटी के तहत पैसे देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब अब सीधा पैसे डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो अब हम लोग आगे चल रहे हैं। ये है ओडिशा की सुभद्रा योजना, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और ये कौन है? मोहन चरण मांझी जी हैं, ठीक है। अभी इसके पहले कौन सीएम थे यहाँ के? इसके पहले कौन सीएम थे यहाँ के? नवीन पटनायक जी थे, ठीक है, जो कि हमारे भारत के सबसे लोकप्रिय सीएम की कैटेगरी में पहले स्थान पे थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे योगी जी थे, ठीक है। चलो 25 लाख महिलाओं को ये हेल्प दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा आगे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तीसरा क्वेश्चन है और आज अनिकेत ने नंबर भी डालना है ना, भूल गया नंबर, क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा है ना। चलो आपको बताना कि हाल ही में कोई एक देश है ना, कोई एक देश है जो क्या करता है, जो एक चमरान फर्स्ट नामक एक सैटेलाइट भेजता है, ठीक है, सैटेलाइट भेजता है। इसका आपको नाम बताना है, चमरान। ये जो चमरान नाम है थोड़ा अजीब नाम है ना। हमारा भारत भेजता है तो PSLV 56 नाम रख देता है, GSLV 63 नाम रख देता है, ये सब नाम रख देता है, या फिर चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 ये सब नाम रख देता है ना। लेकिन कुछ जो देश हैं इनके यहाँ का जो नाम होता है थोड़ा अजीब होता है ना। जैसे कुछ समय पहले इसने कौन कौन से वो सैटेलाइट लॉन्च किया था? काहयान लॉन्च किया था, मेहदा लॉन्च किया था, है ना, नूर लॉन्च किया था। इसके यहाँ के ये प्रमुख मिशन थे, ठीक है, प्रमुख मिशन थे। कौन कौन से मिशन था? मेहदा मिशन था, मेहदा मिशन इसी का है, नूर मिशन ये इसी का है, ठीक है। काहयान जो मिशन है वो भी इसी का है, ठीक है। तो ये सारे मिशन इसी के हैं ना, आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है। यहाँ अभी हाल ही में मसूद पुजेसियन यहाँ के क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। अली खमनेई यहाँ के क्या सुप्रीम लीडर है। इतना सारी चीजें बता दिया, अब आपको पता हो जाना चाहिए कौन सा देश है, बताओ। हाँ, कौन सा देश है? चाबहार पोर्ट भारत वहीं पर बनाता है ना। 10 फैक्ट मैंने बता दिया ना। कौन सा देश है? फ्रांस। कौन बता रहा है? हाँ, कौन सा देश है? ईरान देश है, ठीक है। हाल ही में यहाँ के जो मोहम्मद रईसी है ना, मोहम्मद जो रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनकी क्या हो जाती है? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है ना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जिनका कार्यकाल लगभग मई 2024 तक था, ठीक है, मई 2024 तक था। और जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका क्या नाम है? मसूद पोजेसियन नाम है, ठीक है, मसूद पोजेसियन इनका नाम है। इनका नाम कैसे याद रखोगे? देखो आप कहीं पर बैठते हो तो पोजीशन लेते हो ना, एक पोजीशन लेते हो, पोजीशन में बैठते हो, ठीक है। तो पोजीशन करके आप याद कर लोगे कि मसूद पोजेसियन एंड कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका कार्यकाल जुलाई, जो कि कब नियुक्त होते हैं? 2024 में, जुलाई 2024 में नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और कौन बनता है? मोहम्मद रईसी कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। और मेहदा हो गया, नूर हो गया, फायान हो गया, ये सब कहाँ का मिशन है? ये सब किस देश का मिशन है? तो ये मिशन है ईरान का ही है, ठीक है। और हाल ही में इसने चमरान फर्स्ट नामक एक सैटेलाइट और छोड़ा है, ठीक है। ये भी किसका है? ईरान का ही है ना। चलो ये बताओ कि क्या ईरान अपने दम पर या फिर अकेले इस सैटेलाइट को छोड़ सकता है या किसी देश की हेल्प भी लेता है? किसकी हेल्प लेता है? भारत ईरान में एक इन्वेस्टमेंट करता है जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, ठीक है, चाबहार
पोर्ट का निर्माण भी करता है, ठीक है, चाबहार पोर्ट का निर्माण भी करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, चाइना उसे लीज पे लिया है, ठीक है, तो उसको ट्रैक करने के लिए या फिर उसके ऊपर नजर रखने के लिए भारत भी चाबहार पोर्ट ईरान में जाके बनाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे, एक कामकाजी ड्रोन है, ठीक है, एंड इस देश का एक कामकाजी ड्रोन है, ठीक है, इसका भी नाम आपको याद रखना है, कामकाजी ड्रोन जो है, ठीक है, ये एक अनमैन्ड ड्रोन है जो कि रसिया और यूक्रेन की जब लड़ाई होती है तो ईरान किसको देता है, यूक्रेन को देगा या फिर रसिया को? ईरान ये जो ड्रोन है लड़ाई में देता है, किसको देता है? और रूस को देगा, ठीक है, क्योंकि ये रूस का एक अच्छा मतलब जो अमेरिका का दोस्त होगा वो रूस का क्या होगा? दुश्मन होगा। हाँ, तो ईरान किसका दुश्मन है? यूएसए का है, तो दोस्त किसका बनेगा? रसिया का बनेगा, ठीक है। तो ये रसिया को क्या करता है? इस ड्रोन को देता है, ठीक है, लड़ाई करने के लिए, हालांकि चलता नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ जब मोहम्मद रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होती है ना, तो टर्की का ड्रोन जाके ढूंढता है कहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे, है ना। तो इनके जो ड्रोन है केवल नाम मात्र का, ठीक है, ज्यादा काम वगैरह नहीं कर पाते, है ना। चलो हम लोग आगे चल रहे हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रणाली से ये वर्क करेगा, ठीक है, और ये एक हिसाब से अर्धसैनिकों के लिए बनाया गया है ना। इससे पश्चिमी देशों को कुछ दिक्कत भी होगी, है ना, किसको दिक्कत होगी? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, इन सबको क्या होगी? दिक्कत होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर दिक्कत क्या होगी? यहाँ पर लिखा है, ठीक है, देख लेना किसको दिक्कत होगी, है ना। जितने भी पश्चिमी देश हैं सबको सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? अमेरिका को होगी, है ना। किसको होगी? सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को होती है। इतने मतलब ये लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमसे डरेंगे भी नहीं, है ना। अभी थोड़ा बहुत डर रहे हैं, अगर ये लोग भी हाइपरसोनिक और बड़े बड़े फाइटर जेट बना ले तो अमेरिका से डरेंगे? डायरेक्ट घुसेड़ देंगे, जाके अमेरिका में अटैक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है ना। ये दूसरे देशों से क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं, है ना, तेल देकर या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट उनको कम रेट में देकर इनसे क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी उधार मांगते हैं, जैसे चाइना हो गया, है ना, रसिया हो गया, इन सबसे, है ना। चलिए अब आगे, फिर आप 2 बार बोल दिए, है ना। हाँ, अब इसके बाद नहीं बोलेंगे, इसी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने इनके मिशन को लिख दिया, हतेब नाम है, मेहदा, फायान, और एक मिशन और है जिसका नाम नूर है, ठीक है। अच्छा, एक मिशन नूर है, एक नूरी मिशन है ना। ये किस देश का मिशन है? नूरी जो मिशन है ये कहाँ का है? नूरी जो मिशन है कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का नाम कौन सुना है? दक्षिण कोरिया। ये जो नूरी मिशन है किसका है? दक्षिण कोरिया का है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि चांग ई 6 किसका मिशन है? चांग ई जो 6 है ये किसका मिशन है? लॉन्ग मार्च 5, ठीक है, लॉन्ग मार्च जो 5 है, 6 है, ये किसका है? ये सब चाइना का मिशन है ना, किसका है? चीन का है ना। फिर एक बार बोल दीजिए। और आगे यूएसए का अगर मिशन के बारे में पूछा जाए तो मिशन परसिवरेंस हो जाता है, ठीक है। और क्या, और कौन सा मिशन हो जाता है? मिशन आर्टेमिस हो जाता है ना। और पेरीग्रीन मिशन हो जाता है। पेरीग्रीन जो मिशन है ये किसका मिशन है? ये एक प्राइवेट कंपनी भेजती है, ठीक है। पेरीग्रीन एक पक्षी का नाम है, ये यूएसए का मिशन है, ठीक है। और पूछा जाए, और अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन जो परसिवरेंस जो है ये किसका मिशन है? मिशन जो परसिवरेंस है ये किसका मिशन है? मिशन जो परसिवरेंस है ये भी यूएसए का है, ठीक है। मिशन जो आर्टेमिस है ये किसका मिशन है? मिशन जो आर्टेमिस है ये भी किसका मिशन है? यूएसए का। तो ये सारे वर्ल्ड के जो टॉप देश हैं ये क्या करते हैं? मिशन भेजते रहते हैं, ठीक है। कोई मून मिशन होता है, कोई मार्स मिशन होता है। जैसे मिशन आर्टेमिस जो परसिवरेंस है ये मार्स मिशन है ना। आर्टेमिस वगैरह मून मिशन है। इसी तरीके से हमारे भारत का एक गगनयान मिशन है ना, जिसके तहत हम भी क्या करेंगे? इसके तहत हम लोग भी चंद्रमा पे आदमी भेजेंगे। कितने लोगों को भेजेंगे? 4 लोगों को भेजेंगे ना। इसके पहले भी हमने एक रोबोट डमी भेजा, उसका नाम आपको पता है? क्या नाम है? व्योममित्र नाम है ना। क्या नाम है? व्योममित्र नाम है, ठीक है, व्योम। इसको हम लोग क्या करेंगे? डमी के रूप में भेजेंगे, ठीक है। इसके पहले ईरान ने 2023 दिसंबर 2023 में एक मिशन भेजा था जिसमें वो कछुआ, है ना, 2-4 जानवर को भेजा था, जिसके तहत वो अपने आप में कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब हम भी क्या करेंगे? मैन मिशन को भेजेंगे, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन, तो चलिए अभी चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। जो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान मंदिर, आप लोग जानते हो कि संविधान हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट में भी दिया गया है, तो इस हिसाब से जो संविधान का क्वेश्चन हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में संविधान मंदिर स्थापित किया गया है, ठीक है। हाल ही में संविधान मंदिर स्थापित किया गया है। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले एक अभियान स्टार्ट किया जाता है
हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारा सम्मान, हमारा संविधान, हमारा सम्मान। सम्मान जो अभियान है किसके द्वारा शुरू किया जाता है? ये शुरू किया जाता है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, है ना। आपको बताना है जगदीप जो धनखड़ है ये किस पद पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारे राज्यसभा के, ये हमारे राज्यसभा के क्या है? सभापति है, उपसभापति नहीं, सभापति। उपसभापति कौन है? सभापति है, ठीक है, क्या है? सभापति है। और हाल ही में संविधान मंदिर स्थापित कहां पर किया गया है? संविधान मंदिर स्थापित किया गया है, एक महाराष्ट्र का ITI का कॉलेज है, ठीक है। ITI का कॉलेज क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं इसे ITI कॉलेज कहा जाता है, जो कि स्किल लेवल प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कौन सा कॉलेज है, यहाँ पर दिया गया है, कॉलेज का नाम देख लेना, एंड एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में, ठीक है। हाई स्कूल तो वो हाई स्कूल के बाद ही किया जाता है, ठीक है, ITI वगैरह। तो एंड इसी कॉलेज में क्या किया गया है? संविधान मंदिर स्थापित किया गया है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड ये रहे हमारे जगदीप धनखड़, ठीक है, ये रहे हमारे जगदीप धनखड़, एंड जो कि एंड पश्चिम बंगाल के क्या थे? जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है, गवर्नर थे, है ना। चलो अब हम लोग चल रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही में काफी खबरों में भी है ना। हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल है वो कहाँ के CM थे? दिल्ली के थे ना, नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना, नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हमारी दिल्ली के क्या थे? CM थे, है ना। और आपको पता है इन्हें मार्च के पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। किस विषय में गिरफ्तार कर लिया जाता है? लीकर, जो लीकर में इन्होंने क्या किया था? जो शराब फ्रॉड था, है ना, शराब के उसमें क्या था? फ्रॉड किया गया था पैसों का। तो उसी के मामले में जो कौन है? एक CBI होती है और क्या था? ED होता है ना। तो सबसे पहले ED गिरफ्तार करती है, क्या करती है? सबसे पहले ED क्या करती है? जाके छापे मारती है, ठीक है। ED ने तो क्या किया? ED ने तो कोई सबूत नहीं पाया, ठीक है। जैसे ही ED ने छोड़ा, ठीक है, जैसे ही ED ने क्या किया? इन्हें छोड़ा, वैसे CBI आ जाती है ना। CBI एक नया केस लेकर आ जाती है, ठीक है, शराब घोटाला, है ना। उसमें क्या कर देती है? फिर अंदर कर देती है ना। और उसके बाद फिर ये अंदर बाहर होते रहते हैं। फिर एक बार अंदर गए थे CBI, जैसे ही अंदर करती है फिर डायरेक्ट इन्हें चुनाव टाइम, ठीक है, चुनाव के टाइम लगभग 20-21 दिनों का सुप्रीम कोर्ट क्या देती है? बेल देती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या देती है? बेल देती है, जिसके कारण ये फिर अंदर चले जाते हैं ना। इन्हें कुछ दिनों के लिए बेल मिलती है और उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं और अंदर रह के क्या करते हैं? अंदर रह के रिजल्ट भी देखते हैं, है ना। लोकसभा में एक भी सांसद की सीट नहीं जीत पाते हैं दिल्ली में, है ना। तो एंड जो दिल्ली के CM थे वो एंड अरविंद केजरीवाल थे, है ना। और ये अपने शराब घोटाले से इतना शर्मिंदा हुए कि ये सोचे कि दिल्ली की जनता, है ना, दिल्ली की जनता हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैंने कोई घोटाला नहीं किया, है ना, और मुझे फिर भी अंदर किया गया है। एंड ये इनके दिमाग में ये आया कि अब जब तक दिल्ली की जो जनता हमें दोबारा फिर से नहीं चुनेगी, है ना, तब तक हम अब CM वगैरह का पद नहीं रखेंगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया? शर्मिंदगी हमारा बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। एंड इन्होंने पद छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे? अब हम आतिशी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संभाल रही थी, है ना, एंड उन्हें ये पद दे दिया है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अब जब दिल्ली की जो जनता हमें दोबारा चुनेगी तभी हम CM बनेंगे, नहीं तो CM का पद हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये काफी लंबी स्टोरी है, किसी दिन बाद में बताएंगे, ठीक है। इतना जानते रहो, जो आतिशी जी है वो अब दिल्ली की क्या हो जाएंगी? नई CM हो जाएंगी, ठीक है। ये रहे केजरीवाल और ये कौन से पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है, आप से हैं, ठीक है। चलो एंड ये बोली है, आतिशी जी भी कुछ बोली है, यहाँ PDF में लिखा, देख लेना। ये बोली है कि इन्होंने जब दिल्ली की जनता क्या करेगी? इन्हें दोबारा चुनेगी तब ये क्या करेंगे? पद को संभालेंगे, नहीं तो ये पद पे नहीं रहेंगे, ठीक है। ये जब उन्हें दिल्ली की जनता क्या करेगी? दोबारा उन्हें चुनेगी, ठीक है, और उसके बाद तभी ये मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगी। आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, दिल्ली की जो विधानसभा सीटें हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ कितनी है? यूपी की 403 है, वैसे दिल्ली की जो विधानसभा सीटें कितनी है? 70 है, ठीक है। दिल्ली हो गया एंड पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जहां पर दिल्ली हो गया एंड पुडुचेरी दो मात्र यूनियन टेरिटरी जहां पर राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। दिल्ली हो गया एंड पुडुचेरी, यहाँ पर कितनी है? एक राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ कितनी है? यहाँ 3 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। तीनों क्या करती है? 3 एंड
तीनों आम आदमी पार्टी हार जाती है, ठीक है। कौन जीतता है? बीजेपी जीत लेती है, ठीक है। चले आगे, चलो ठीक है। दिल्ली के बारे में कहाँ पे लिखा गया? आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 का क्लॉज ए में हमारी दिल्ली के बारे में बताया गया है, ठीक है। पूछा जाए दिल्ली के बारे में आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 239 का क्लॉज ए। अभी जीएसटी का आर्टिकल हमने क्या बताया? आर्टिकल 279 का क्लॉज ए, ठीक है। चले आगे, और उसके बाद यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के? तो विनय सक्सेना जी है ना, विनय सक्सेना जी हैं। वही क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। किसे दिलाएंगे? आतिशी जी को शपथ दिलाएंगे, है ना। आतिशी जी को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। राज्य है तो गवर्नर, अगर यूनियन टेरिटरी है तो उपराज्यपाल, जो भी पद वहां पर हो, ठीक है, उपराज्यपाल, ठीक है। अभी लद्दाख वगैरह होता है तो वहां प्रशासक होता है, ठीक है। और चलो आगे, अगला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हमारी जो सेना है, ठीक है, हमारी जो सेना है, इन दोनों ने मिलकर एक युद्धाभ्यास किया है। अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है तो उसको कैसे निपटेंगे, है ना, कैसे उसका निवारण करेंगे, कैसे लोगों को बचाएंगे, इन सबसे संबंधित क्या करते हैं ये लोग? युद्धाभ्यास करते रहते हैं। इसी तरीके से हमारी एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, ठीक है। एंड अगर आपदा से बचाने के लिए फोर्सेस का अगर पूछा जाए तो एक एनडीआरएफ है और एक अभी हम इसमें लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है? एनडीएमए, एनडीएमए, ठीक है। ये भी क्या करती है? आपदा से बचाने का कार्य करती है, ठीक है। ये एक प्रकार की भारत की फोर्सेस है जो स्पेशली आपदा से निपटने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो हाल ही में एनडीएमए और भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय जो सेना है, ये दोनों क्या करती है? एक युद्धाभ्यास करती है। इस युद्धाभ्यास का आपको नाम पता होना चाहिए, क्या है? नहीं, एक क्या अभ्यास है ना, एक क्या अभ्यास है। इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? एक क्या है, ठीक है। इतना केवल याद रखो, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वयं होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड फोर्स होती है, ठीक है। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस अभ्यास का याद रखो, नाम एक क्या अभ्यास है, ठीक है। कौन सा अभ्यास है? एक क्या। और हाल ही में भी हमारी भारत की जो सेना है, भारत की जो नेवी है, वो वरुण अभ्यास किसके साथ करती है? वरुण युद्धाभ्यास किसके साथ करती है? फ्रांस के साथ करती है यार, फ्रांस के साथ। फ्रांस और भारत के बीच में वरुण युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। रूस के साथ इंद्र किया जाता है, ठीक है, जो कि पता नहीं कौन सन में किए थे, अभी हाल में नहीं किया है ना। रूस परेशान है यूक्रेन से लड़ने में, तो उसके पास सेना रहेगी युद्धाभ्यास करने के लिए, ठीक है। ये रहा, ठीक है, देख लेना क्या युद्धाभ्यास, है ना। चले आगे, आगे चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में क्या किया गया है? हाल ही में मेलबर्न विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ का? मेलबर्न एक शहर है। कहाँ का शहर है? मेलबर्न हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, विक्टोरिया हो गया, सिडनी हो गया। ये किस देश का शहर है? अमेरिका का है। अमेरिका का तो शिकागो है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, कैलिफोर्निया है, ठीक है। तो जो मेलबर्न है वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ठीक है। तो एंड जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है मेलबर्न, यहाँ पर मेलबर्न में स्थित है मेलबर्न यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ हमारे इलाहाबाद में है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की भी यूनिवर्सिटी है, जो कि एंड अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले छात्रों की अधिक संख्या के कारण, है ना, छात्रों की अधिक संख्या के कारण जो ऑस्ट्रेलिया है इसने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया था कि बस करो, अब मत आओ, संख्या बहुत ज्यादा हो गई है ना। जो छात्र हैं अधिकतर कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने, या फिर यूएसए जाते हैं ना। और इन्हें ग्रीन वीजा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। और जब संख्या ज्यादा बढ़ जाती है फिर देश उस पर क्या रखते हैं? बैन करने लगते हैं, है ना। तो हाल ही में मेलबर्न की एक यूनिवर्सिटी हमारे भारत में, उसका ब्रांच खोला गया, ठीक है। आपको बताना है किस एंड स्टेट में खोला गया है, ये बताना है, ठीक है, किस शहर में खोला गया है, उसका नाम आपको बताना है। कौन है? हाँ, इसका आंसर तो आप लोग पहले भी देख लेते हैं ना, क्या है? नई दिल्ली द राइट आंसर है ना। नई दिल्ली में इसका ब्रांच खोला गया। आपको देश का नाम याद रखना है, ठीक है। और कौन सी यूनिवर्सिटी है इसका नाम याद रखना है? मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसका ब्रांच खोला गया है। चलो बताओ किस लिए ब्रांच खोला जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी का? चले आगे। हाँ, ताकि जो शिक्षा है, कल्चर है, टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे के साझा कर सके, ठीक है। आपके यहाँ की जो शिक्षा कैसे दी जाती है, हमारे यहाँ एक दूसरे को जाने, है ना। जो बच्चे हैं एक दूसरे की जो शिक्षा पढ़ने की पद्धति है ना, इन सबको साझा किया जा सके और शिक्षा में सुधार किया जा सके। इसीलिए एक दूसरे देश की यूनिवर्सिटी या फिर हम लोग इसीलिए क्या करते हैं? दूसरे जहाँ जाते हैं थोड़ा बहुत दौरा करते हैं, है ना, देखते हैं कि वहाँ का शिक्षा का टेक्नोलॉजी कैसे है, पद्धति है, कैसे पढ़ाया जाता है, कि वहाँ के जो लड़के हैं इंजीनियर साइंटिस्ट बनते हैं, हमारे यहाँ के, है ना, क्या बनते हैं पता ही है। चलो चलो आगे हम लोग चल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी देख लेना, दिल्ली में खुला मेलबर्न यूनिवर्सिटी का ग्लोबल सेंटर, भारत में एमयू का क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। दिल्ली, ये है मेलबर्न यूनिवर्सिटी और ये अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। इसमें ईंटा दिख रहा है ना, हाँ ईंट दिख रहा है इसमें, है ना।
और ये है मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। चलो हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कोई क्वेश्चन बचा है नहीं, अब जो सारे क्वेश्चन होते हैं आज यहीं तक थे, और उसके बाद बाकी जो करंट है, बाकी वो जो क्लासेस है वो कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे 13 और 14 सितंबर का करंट अफेयर, 13 और 14 सितंबर का करंट अफेयर। और ये जो करंट की जो क्लासेस है वो सभी एग्जाम के लिए, ऑल वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल वन डे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास के अलावा कोई भी क्लास में देखो, सारे क्वेश्चन इसी क्लास से आ जाएंगे आपके पेपर में, और सारी क्लासों के हम लोग नोट्स भी बनाते रहो। इसका हम लोग लास्ट मंथ में क्या करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। आप लोगों का लास्ट मंथ में एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, एंड सितंबर महीने का पूरा, ठीक है। तो एंड चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले दिन। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे 13 से 14 सितंबर का करंट अफेयर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।